हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 11th का पूरे कंप्लीट बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है जीव जगत। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, हमारा पहला इसमें टॉपिक है जीव क्या है। इनमें जीव जगत में विविधता, उसके बाद थर्ड में वर्गीय संवर्ग, उसके बाद वर्गीय सहायता साधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं शुरुआत से। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवनीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों, जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्य तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीक है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह बताने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो हमारा पहला है जीव क्या है। तो यहाँ से हम पढ़ना फिर से चालू करेंगे। जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। कोशिका विभाजन ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को भी वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि
अंदर की ओर से होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई या कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया या चपटा कृमि भी इसे बोला जाता है, तो उसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त या जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में शैवाल, मोस प्रथम सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल तथा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे जीवन सुस्पष्ट नहीं है। हाँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर, बंध, कामगार, मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल आदि। इस प्रकार के जनन भी जीवों का समग्र लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीवों रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक या उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, में हजार उपापचयी क्रियाएं आगे पढ़ेंगे साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, साथ साथ चलते थे।
सभी पौधों, प्राणियों, कवक या फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ लिए, परिभाषित हैं। जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीव स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक या अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप या अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसे जीव हैं। अच्छा, तो आप लोग नहीं देख पाए ना, थोड़ा आगे कर लेते हैं, ध्यान नहीं दे पाए थोड़ा, सॉरी। अच्छा, थोड़ा आगे कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीवी अथवा निर्जीव कहेंगे? तो हम आगे देखते हैं और भी है। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के नहीं हैं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं।
सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। ठीक है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। तो चलिए अब थोड़ा अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है जीव जगत में विविधता। अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन। एक बार मैं फिर से बता दूं, हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। नीट 2023 के लिए 11th 12th सभी स्टूडेंट के लिए ये कम आएगा। अभी हाल फिलहाल में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस चैप्टर से तो हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा रीडिंग करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे आए हुए थे जीव जगत में विविधता, इस टॉपिक पर। यदि आपने अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती है। उसके बाद है, बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार की पौधे, जंतु अथवा जीव को आप देखते हैं कि किसी एक जाति या स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। अब तक की स्पीशीज की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ठीक है, जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए यहाँ तक कि पुराने क्षेत्र की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं।
पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। ठीक है। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर में दिया गया है। इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म है ICBN। एक बार फिर से पढ़ लेंगे, क्या है इसका नेम? ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तब तक चलिए, में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर ICZN बनाया है। देखिए, अब यहाँ पे ये नाम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर यानी कि ICZN का फुल फॉर्म है, बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। पहला है जिसमें वंश नाम, दूसरा है जाति। ठीक है, इसको हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। ये दो नाम के घटक हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। किसने सुझाया था? कैरोलस लिनियस। इस नामकरण प्रणाली को किसने बताया था? कैरोलस लिनियस। इसको थोड़ा याद रखिएगा। हाँ, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। तो ठीक है फ्रेंड्स,
अब के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर हम इसका दूसरा पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे पूरा। अब कुछ थोड़ा रह गया है, तो इसका हम पार्ट 2 लाएंगे, तो इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।